नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को, जिसके के अंदर जनवरी के करंट अफेयर्स कंपाइल्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या योजनाएं हैं, किसमें क्या मिशन लॉन्च हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स को, मनु भाकर है और ये डी गुकेश है, इनको पुरस्कार दिया गया है। ये हम स्पोर्ट्स सेक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और कुछ जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पद्म अवार्ड्स हैं, जो सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे भारत के। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होंगे उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये जो आपको वुमेन प्लेयर दिखाई दे रही हैं, ये हमारे इस साल के यानी कि जनवरी में जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया है, जो ग्रैंड स्लैम खेला गया है, उसके अंदर ये खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मेडिसन कीज़। इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पिछले बार वाली क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो है हमने जेनिक सिनर और आर्यन सबालेंका, उनका भी हमने कवर फोटो देखा था। तो इस बार भी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जेनिक सिनर ने जीता है मेंस कैटेगरी में। लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में आर्यना सबालेंका को हरा करके मेडिसन जो कीज़ हैं, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखिए खो खो का जो आयोजन है वो पहली बार भारत में किया गया। नई दिल्ली के अंदर खो खो का आयोजन किया गया, पहली बार ही भारत में हुआ और भारत ने ही इसको जीता है। तो मेन कैटेगरी हो चाहे वुमेन की कैटेगरी हो, दोनों में ही भारत ने जो है खो खो का जो ये वर्ल्ड कप है ये जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो नेपाल को हरा करके जो है हमने इसको जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस बार भी जो है आरएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। शतरंज से रिलेटेड क्वेश्चन था। और स्पोर्ट्स का तो हमेशा ही ऐसा होता है कि आपको प्लेयर्स के नाम ध्यान रखने हैं। जो लेस नोन प्लेयर्स हैं उनको भी आपको ठीक से पढ़ना है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो सके। फिर देखिए यहाँ पर और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी है। ये खो खो विश्व कप तो मैंने आपको बताया। वी नारायणन जो है वो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो शपथ ले चुके हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला जो है वो पहला हमारे देश का राज्य बना है। उसके अलावा जो एचएसबीसी हुरून ग्लोबल इंडिया लिस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग ने जो है अपना फिजिकल हेल्थ इंडेक्स या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक उसको लॉन्च किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में स्पोर्ट्स सेक्शन में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इंदौर और उदयपुर जो है विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड खबर है, इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो ये था इसका कवर पेज। आपको बेसिक सा आइडिया हो गया है कि हमको क्या-क्या चीज़ें हैं जो है वो आगे मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बीसीसीआई के द्वारा जो है नमन अवार्ड्स 2025 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये नमन अवार्ड्स का क्या मतलब है? तो देखिए बीसीसीआई जो है जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जिसने भी अपना एक कोई मुकाम हासिल किया है, कोई अचीवमेंट है या कोई नया टैलेंट है, तो उनको ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें कई सारे जो पुरस्कार हैं उनके नाम अलग-अलग हैं, कैटेगरीज़ अलग-अलग हैं। तो उसको कॉमनली तो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स कहते हैं, बाकी कैटेगरीज़ अलग-अलग हैं, तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और ये 31वीं शख्सियत हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको कि ये पुरस्कार बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है। तो ये नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा अगर आप कुछ ध्यान रख सकें तो ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग में रखेंगे तो चलेगा। जैसे कि इसमें पॉली उमरीगार पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में स्मृति मंदाना को दिया गया। और जसप्रीत बुमराह को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उमरीगार पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो महिलाओं में स्मृति मंदाना और पुरुषों के अंदर जो है वो जसप्रीत बुमराह को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा भी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पुरस्कार हैं। आप जैसे डेब्यू का पुरस्कार ध्यान रख सकते हैं, जैसे सरफराज खान जो हैं और आशा शोभना, इन दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार दिया गया है। सबसे ज़्यादा वनडे में रन बनाने वाली जो महिला है वो स्मृति मंधाना रही, और विकेट लेने वाली जो महिला है वो दीप्ति शर्मा रही। इनका नाम आगे भी पढ़ेंगे दीप्ति शर्मा का, तो ध्यान रखिएगा। ये क्रिकेट से संबंधित हैं, तो महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट से संबंधित, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो इस पेज में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा कि किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे जो वन लाइनर्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ देखिए जो इसरो है इसने अभी अपना एक एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट इसने हासिल किया है। इसने अपने 100वें मिशन 100 तो जो इसका मिशन है उसके रूप में जीएसएलवी F-15 रॉकेट से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है NVS-02। ठीक है, ये नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-02, और इसको जो है इसरो ने लॉन्च किया है। अब आपको
इसके बारे में मैं थोड़ा-सा हिंट देती हूँ। आपने नाविक के बारे में सुना होगा, जो हमारा खुद का जो है एक तरीके से जीपीएस सिस्टम ही कह लीजिए। तो नाविक का जो है, ये नाविक का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो एनवीएस-2 के ना बारे में ध्यान रखिएगा और ये किससे लॉन्च हुआ है? जीएसएलवी F-15 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है और ये हमारा 100वाँ इसरो का मिशन है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानित्व काल के अंदर लिखी गई पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का नाम देखिए, इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। ठीक है, थोड़ा-सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसपे मैंने टिक कर लिया है, बाकी आप इसको फिर भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे आरएस में नहीं पूछा जाता, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल मार्चिंग दस्तों में सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर की जो राइफ़ल्स टुकड़ी है उसको दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए कि आपका जो इस बार जो है 76th जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया है। यहाँ पर देखिए 76th जो है हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया है। इस पे एक आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। वो ये था कि भई 26 जनवरी 1950 को हमारी स्थिति क्या थी? आई थिंक यूपीएससी में था ये क्वेश्चन। तो उसके अंदर ये था कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संवैधानिक स्थिति क्या थी हमारी? ऐसा करके क्वेश्चन आया था। और एक जो है ये क्वेश्चन भी है कि भई 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन कर के तैयार हो गया था, तो उसको 26 जनवरी तक क्यों हमने उसका वेट किया? तो उसके पीछे रीज़न ये था कि 49 के अंदर, सॉरी 1929 के अंदर जब हमारा कांग्रेस का सम्मेलन था, उस समय पूर्ण स्वराज की माँग की गई थी। ठीक है? लाहौर का एक सम्मेलन था, लाहौर में किया आयोजित हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की माँग की गई थी और 26 जनवरी को जो है उस डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी तक जो है इसका वेट किया गया। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसी 26 जनवरी के उपलक्ष्य के अंदर जो है, जो गैलेंट्री अवार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंडोनेशिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रोबोनो सुबांतो, ये जो है हमारे अ, चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक ही जगह क्या है, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो दिमाग में रहता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा थीम क्या है, तो वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और हमारे जो है होस्ट नहीं कह रही हूँ, हाँ, जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे प्रोबानो सुबांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा इसमें कीर्ति चक्र किसको दिया गया, तो कीर्ति चक्र जो है मरणोपरांत दिया गया है। ये पंजाब रेजिमेंट के मेजर मंजीत हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा देखिए इसके बारे में और क्या इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात हमने एक ये और पढ़ ली कि जो है सर्वश्रेष्ठ जो टुकड़ी है वो जम्मू कश्मीर की जो राइफल्स टुकड़ी है उसको इसमें ये पुरस्कार दिया गया। कीर्ति चक्र हमने पढ़ा और नेक्स्ट चलते हैं फिर देखिए कि कौन सी प्रतिष्ठित एक पत्रिका है जिसने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है वो चुना है। तो ये आपकी जो है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ है, उसके द्वारा चुना गया है। फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि 2036 में भारत जो है वो इन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस मेज़बानी करने के लिए जो है ये इस पूरी मीटिंग को कि भाई हमारे यहाँ पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, खेल अवसंरचना हमारे यहाँ कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम इसका आयोजन कर सकते हैं, उसको लेकर के जो है ये अनुसंधान किया गया है और इसका आयोजन कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात में किया गया। वहाँ की जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत मेज़बानी करना चाह रहा है, तो इसके लिए जो है ये आगे के परिप्रेक्ष्य में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक जो मंच है, उसकी 55वीं जो बैठक हुई दावोस स्विट्ज़रलैंड में, हमेशा ही स्विट्ज़रलैंड में ही बैठक होती है। उसका बैठक का थीम क्या था? तो उसका थीम था बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए। फिर देखिए गृह मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जो है, सूचना सेवा केंद्र, इसको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि आप देखिए नेताजी की जो आईएमए है उससे आप थोड़ा सा लिंक कर भी सकते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का जो है ये इनको दिया गया है।
ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हमारे इस साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर जो है जेनिक सिनर जो इटली के हैं उन्होंने इस एकल पुरुष एकल खिताब को जीता है और मेडिसिन जेस जो है उन्होंने मेडिसिन कीस जो है उन्होंने इसमें महिला का पुरस्कार जीता है। फिर देखिए पाकिस्तान ने जो है चाइना से पाकिस्तान का एक उपग्रह है जिसका नाम है PRSCEOI। ये PRSCEOI का फुल फॉर्म क्या है? इसका इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 01। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूएस यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन 01। तो ये पाकिस्तान का सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जो है चाइना का जो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है इसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। अगर बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो सुपार्को इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, सुपार्को इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है। फुल फॉर्म भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन इतना कोई पूछेगा नहीं, बस थोड़ा एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता हो कि जैसे हमारे इसरो है, वहाँ अमेरिका में नासा है, तो वैसे ही पाकिस्तान में सुपार्को है। और ये जो सैटेलाइट है ये किसका है? पाकिस्तान का है। लॉन्च किसने किया है? चाइना ने किया है। फिर देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो है इस बार किसने जीती है? तो 5वीं बार कर्नाटक को पराजित करके विदर्भ ने ये ट्रॉफी जीती है। तो क्रिकेट की ये ट्रॉफी है और इसमें कई सारी टीम्स खेलती हैं। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो ध्यान रखिएगा जीती किसने है, तो विदर्भ ने इसको कर्नाटक को हरा करके जीता है। फिर देखिए पुणे में आयोजित जो 77th सेना दिवस परेड थी उसका विषय क्या था? तो समर्थ भारत सक्षम सेना, ये इसका जो है वो थीम था। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी, हम खेलों के कई सारे पुरस्कार पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी अभी 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे कि भाई कौन से कोच को दिया गया। ये जो है आजीवन श्रेणी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो ये जो है फुटबॉल के कोच हैं जिनका नाम है अमार्डो एल एग्नेलो कोलाको, इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये थोड़ा-सा इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए किस पैरा एथलीट को 2024 के मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम अपन जानते ही हैं, प्रवीण कुमार। तो ये पैरा एथलीट हैं और इनके बारे में तो हमने काफ़ी सारा पढ़ा भी है पिछली बार वाली मैगज़ीन में, तो इनका नाम भी ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर किस सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जो है वो किया है? ये सोनमर्ग सुरंग है, इसके बारे में भी आगे डिटेल में हमको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जिसको कि हम फिस्कल हेल्थ इंडेक्स या FHI के नाम से जानते हैं, ये इसने अभी रिलीज़ किया है। इसके काफ़ी सारे देखिए फ्रेंड्स कैटेगरीज़ भी है कि भाई किस प्रकार का जो है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है स्टेट के द्वारा, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसा है, फिस्कल प्रूडेंस कैसा है, डेब्ट इंडेक्स कैसा है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमको डिटेल में थोड़ी सी पढ़नी है क्योंकि नीति आयोग जो है जैसे RS वाला हम पढ़ते हैं तो सिलेबस में है हमारे, तो हम ये चीज़ों को पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ देख लेंगे कि इसके अंदर देखिए कि शीर्ष स्थान किसको दिया है, तो शीर्ष स्थान जो है उड़ीसा स्टेट को दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए कौन से हॉकी कोच हैं जिनको कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है संदीप सांगवान। ये हॉकी के कोच हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए सुश्री सयानी दास को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कौन सी श्रेणी में दिया है? तो जल साहसिक श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। कभी-कभी क्या है कि पूरी चीज़ नहीं याद रखनी होती है, आप नाम से लिंक कर सकते हैं। जैसे साहसिक श्रेणी में तो सयानी दास, ऐसे करके आप जो है निमोनिक्स के ज़रिए चीज़ों को याद कर सकते हैं। ताकि क्या है एग्ज़ाम में आपको 4 में से 4 ऑप्शंस में से 1 को टिक लगाना है तो आपका जो है थोड़ा काम निकल जाए, बस इतना आप ध्यान रखिए। ज़्यादा फैक्ट्स को दिमाग में रखने से ज़्यादा है कि भई थोड़ा-सा जो है हिंट पर भी ध्यान दिया जाए। फिर देखिए सीबीआई ने अभी ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये भारत पोल पोर्टल क्या है? तो देखिए क्या है जो आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा कि इंटरपोल जो है एक वैश्विक संगठन है, उसके अंदर जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपराधिक जो भी चीज़ें हैं उसका एक पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे राज्य हैं और जो हमारा सेंटर है, तो उनको भी उस इंटरपोल से डायरेक्ट लिंक मिल सके ताकि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सके कि भाई अभी की क्या जो वस्तु स्थिति है उसको जल्दी पता लगाया जा सके। तो इसके लिए जो है सीबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे सेंटर और स्टेट हैं उनको किससे जोड़ देगा? इंटरपोल से जो है वो कनेक्ट कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत पोल पोर्टल के बारे में ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो हमारे भारतीय पीठासीन अधिकारी हैं उनका सम्मेलन हुआ अभी पटना बिहार के अंदर, 85th जो है वो सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है,
सरला एविएशन जो है ये एक बेंगलुरु की स्टार्टअप है और इसने जो है एयर टैक्सी का पहला जो प्रोटोटाइप है उसको लॉन्च किया है। एयर टैक्सी का मतलब क्या है? जैसे आप अभी रैपिडो वगैरह ऑर्डर करके और जो है वो बाय रोड जो है कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वैसे ही एयर टैक्सी का कांसेप्ट ये लेकर के आए हैं, यानी कि अब जो है आप पूरे ट्रैफ़िक को बाईपास करके और जो है हवा से जो है कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये जो है इसका नाम इसने शून्य रखा है। सरला एविएशन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये जो है स्टार्टअप है, बेंगलुरु का स्टार्टअप है और इसने एयर टैक्सी लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इन्होंने शून्य। फिर नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले किस विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है? तो ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, आप लोग इसको स्टार मार्क कीजिएगा। भार्गवास्त्र क्या है? तो भार्गवास्त्र क्या है? ये हमारे यहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। ये माइक्रो मिसाइल प्रणाली क्या करेगा? जो हमारे जो ड्रोन्स होते हैं, जो ड्रोन्स आते हैं, ड्रोन्स के द्वारा जो हमला किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए इस भार्गवास्त्र को जो है वो बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है। क्या है? काउंटर ड्रोन सिस्टम। क्या नाम है इसका? भार्गवास्त्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। फिर देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो है वीज़ा फ्री जो अराइवल है, अ, उसमें सबसे अच्छा स्कोर कौन से पासपोर्ट का है? तो वो सिंगापुर के पासपोर्ट का है। ये बिना वीज़ा के 195 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जा सकता है। तो ये इसका वीज़ा स्कोर है। फिर देखिए, हमारा मिशन मौसम ये हमने पढ़ा ही है। आपको पता है इस बार तो वैसे भी मौसम की अब सटीक जानकारी हमको मिलने लगी है, मोबाइल में पहले ही आ जाता है। तो उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम जो है वो लॉन्च किया है। इसमें बजट एलोकेशन भी है ताकि जो है वेदर फोरकास्टिंग और बेटर तरीके से हमारे देश में हो सके। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल ने किस टीम को पराजित करके संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है? तो केरला को हरा करके संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर जो है वो जीती है। फिर देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हमने पढ़े थे। इसमें लद्दाख के अंदर और जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए थे। तो इसमें जो है कितने पदक जीत कर के लद्दाख शीर्ष पर रहा है? तो 7 पदक जो है वो इसमें लद्दाख ने जीते हैं। फिर देखिए, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है इसमें किस देश को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो अमेरिका को इसमें सर्वोच्च स्थान दिया गया है। फिर है, प्रधानमंत्री ने 2 युद्धपोतों आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी के अलावा किस पनडुब्बी को, कौन-सी किसको? पनडुब्बी को, सबमरीन को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसका नाम है आईएनएस वागशीर। इसके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस भारतीय तेज गेंदबाज को, तो ये इनका नाम तो आप जानते हैं, जसप्रीत बुमराह को दी गई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है कितने वर्ष के अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीती है? तो 10 साल के अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने, हालाँकि काम की बात ये है कि 10 साल का अंतराल छोड़िए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, ये इंपॉर्टेंट है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? आइज़ोल म्यूज़ियम में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जेन ज़ी का नाम बार-बार पढ़ते हैं, जेन ज़ी। जेन ज़ी इसको बोलते हैं, लेकिन ये ज़ेड का मतलब यहाँ क्या है? ज़ूमर्स, ठीक है? ये ऐसी पीढ़ी है जो टेक्नोलॉजी में ही जिसका जन्म हुआ है। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको पीढ़ियों के बारे में बताना चाहूँगी ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आखिर जेन ज़ी बोलते हैं, जनरेशन एक्स बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करें तो पहले जो जनरेशन गैप के बारे में आपने सुना सुना होगा कि पीढ़ीगत अंतर क्या है। एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के विचारों से तालमेल नहीं बैठता, उनके कल्चर से तालमेल नहीं बैठता, उनके विचारों से, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, उनके रहन-सहन के तरीके से या उनके कमाने के तरीकों से, इनमें उनका तालमेल नहीं बैठता है। तो अगर हम इसको ब्रॉडर भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि ये जनरेशन गैप है। जैसे कि हमारे पिताजी को हम थोड़े से ऐसे लगते हैं कि ये कुछ ज़्यादा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड हो रहे हैं लाइफ़ को लेकर के, या ज़्यादा सीरियस हैं, या कुछ मुद्दों पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग सोच रखते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है इसका मतलब ये होता है कि पहले जो है 20 या 25 साल का जो गैप होता था उसको जनरेशन गैप जो है वो बोला जाता था। और इसको हम अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो जनरेशन एक्स की हम बात करते हैं। जनरेशन एक्स जो सबसे पहली जनरेशन हम यहाँ पर लेंगे, ये है 1965 से लेकर के 1980 की जनरेशन, ठीक है? ये पीढ़ी कैसी थी? तो ये स्वतंत्र विचारों की थी, बैलेंस बना कर के चलती थी। ये पहली पीढ़ी थी जिसने कंप्यूटर देखा था अपने टाइम में, तो कंप्यूटर के संपर्क में आने के बाद में थोड़ी-सी लिबरल पीढ़ी माना जाता है। तो ये जनरेशन एक्स है और इसका टाइम पीरियड क्या है कि भई 20 से 25 साल का जो अंतराल है वो इसमें देखा गया है कि भई 20 साल के बाद में एक पीढ़ी को काउंट किया जाता है। उसके बाद में आती है दूसरी पीढ़ी जिसको कि हम कहते हैं जनरेशन वाई।
कौन सी पीढ़ी? जनरेशन वाई पीढ़ी जिसको हम कहते हैं। ये जो जनरेशन वाई है, ये है आपके 1981 से लेकर के 1991 की पीढ़ी, ठीक है? या सॉरी 1996 की पीढ़ी। इसको हम मिलेनियल भी कहते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं? मिलेनियल वाली पीढ़ी भी कहते हैं। ये भी अपने आप में लिबरल पीढ़ी है क्योंकि इसने भी कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी इसमें इसका जो है वो जन्म हुआ है। इसके बाद की जो पीढ़ी है, जो कि 1996 के से लेकर के जो है 2010 की पीढ़ी है, इसको कहा जाता है जनरेशन ज़ेड। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्योंकि 1990s के जो बच्चे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को काफ़ी विस्तारित देखा है। 1996 तक आते-आते तो टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़ी है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो जनरेशन गैप है, उसको 20 साल के बजाय 15 साल का गैप जो है उसमें मानने लगे, क्योंकि जनरेशन गैप का बेसिकली मतलब यही है कि भई आप कितना ज़्यादा जो है पुराने समय से आधुनिक समय में आने में परिवर्तन हो रहा है। तो क्योंकि ये तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, तो अब ये जो साल है ना, जैसे पहले 20 साल का गैप था तो उसको जनरेशन गैप मानते थे, अब 15 साल को मानने लगे हैं। अब और नीचे आएँगे जब जनरेशन अल्फ़ा, बीटा की बात करेंगे तब तो और 5-5, 10-10 साल के गैप को ही हम काउंट करेंगे, ठीक है? तो जनरेशन एक्स कौन-सी है? जो हमारे पिताजी की जनरेशन है 1965 से 1980। फिर जो है जनरेशन वाई आती है जिसको मिलेनियल बोलते हैं, 1981 से 1996 की जनरेशन। और 1996 से लेकर के और 2010 की जो जनरेशन है वो आपकी है जनरेशन ज़ेड, जिसको कि ज़ूमर्स भी कहते हैं। और 1990 क्या कहते हैं, जनरेशन अल्फ़ा जो है वो आपके 2010 से लेकर के जो 2020 तक की जो जनरेशन है उसको हम कहते हैं जनरेशन अल्फ़ा, जनरेशन अल्फ़ा। और जनरेशन बीटा की अगर बात करें तो ये 2025 से लेकर के 2039 तक जो ये जनरेशन चलेगी, इसको हम कहेंगे जनरेशन बीटा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटल जनरेशन है। अगर हम बात करें जनरेशन ज़ेड से, अगर हम बात करें जेन ज़ी से, अगर हम बात करें जिसको जेन ज़ी कहा गया है, तो ये पूरी तरीके से डिजिटल जनरेशन है। और अब तो आगे आने वाली जनरेशन तो और भी डिजिटल है, मुझे तो लगता है कभी कलम उठाएँगे भी कि नहीं। तो ये पूरी तरीके से डिजिटल जनरेशन अब चल रही है। तो ये थोड़ा जनरेशंस का क्लासिफिकेशन है, आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो मैंने एक बार में यहाँ पर जो है इसको बताया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा नॉलेज एनहांसमेंट भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ-साथ, ताकि जो है वो हम बेसिक्स से भी जुड़े रहें और कंटेम्प्रेरी चीज़ें भी हमें पता रहें। सो फ्रेंड्स, आज हम जो है इस मैगज़ीन का हमने ओवरव्यू लिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।